नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है आर्टिकल 94 से लेकर आर्टिकल 100 भारत के संविधान का, आर्टिकल 94 टू आर्टिकल 100 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। निकल पड़ते हैं और नज़र डालते हैं सबसे पहले आर्टिकल 94 पे। आर्टिकल 94 क्या कहता है दोस्तों? आप लोग हाउस ऑफ पीपल का नाम तो जानते ही होंगे, जिसको हम प्यार से लोकसभा कहते हैं। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर के नीचे कौन होता है? डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर प्रेजेंट ना हो तो डिप्टी स्पीकर एज अ स्पीकर एक्ट करता है। तो आर्टिकल नंबर 94, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। देखिए, यह आर्टिकल क्या कहता है कि अगर कोई मेंबर है जो कि लोकसभा का स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, वो अपना ऑफिस छोड़ सकता है। मतलब उसका ऑफिस खत्म हो जाएगा, उसकी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेट मानी जाएगी अगर वो लोकसभा के मेंबर से सीज हो जाए। मतलब उसकी मेंबरशिप अगर चली जाए तो लोकसभा की, इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है तो वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद पर नहीं रह सकता। और may at any time by writing under his hand addressed if such member is the speaker to the deputy speaker and if such member is the deputy speaker to the speaker resign his office। देखिए दोस्तों, स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को लिख कर दे सकता है। डिप्टी स्पीकर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देकर अपने ऑफिस को वेकेट कर सकता है, अपने पद को वेकेट कर सकता है। अगला प्रोविजन क्या है इसमें? मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस। अगर इन्हें हटाना है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, तो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की वोटिंग चाहिए होगी उनको हटाने के लिए। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज she shall be moved unless at least 14 days notice has been of the intention to move the resolution। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मन किया और कल रिजोल्यूशन पास कर दिए। 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। स्पीकर को अगर हटाना है तो स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो डिप्टी स्पीकर को, ताकि वो भी अपने डिफेंस में अपनी बातें रख पाए। ऐसा नहीं है कि आज मन किया, कल आपने मेजॉरिटी मेंबरशिप के साथ स्पीकर को कह दिया बेटा टाटा बाय बाय। नहीं, 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है रिजोल्यूशन को लोकसभा में लाने से पहले। प्रोवाइडिंग फर्दर दैट व्हेनेवर द हाउस ऑफ द पीपल इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब मान लीजिए 2019 में इलेक्शन हुआ और अगला इलेक्शन है 2024 में। ठीक है, इसका मतलब है कि 2024 में इलेक्शन से पहले लोकसभा क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। 2024 में इलेक्शन होगा, ठीक है, और 2024 में ही हमारी नई सरकार बनेगी। देखते हैं किसकी सरकार बनेगी। तो 2024 में जब पहला सेशन होगा आफ्टर इलेक्शन, तो स्पीकर कौन होगा, इस पे सवाल उठता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी स्पीकर हैं ओम बिरला। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो ओम बिरला को भी अपने ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा। नहीं, 2024 में जब नई सरकार बनेगी तो जो पहली मीटिंग होगी 2024 में सरकार बनने के बाद जब पहली बार लोकसभा में पहली मीटिंग होगी, उस वक्त भी आपका ओम बिरला ही क्या रहेंगे? स्पीकर रहेंगे। बाद में नया स्पीकर चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2024 में जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हुई ओम बिरला को अपनी ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी, स्पीकर को अपनी ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आर्टिकल नंबर 94।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल नंबर 95 क्या कहता है। दोस्तों आर्टिकल 95 कहता है कि जो डिप्टी स्पीकर होता है उसकी पावर क्या होती है और वो अपनी ड्यूटी किस तरह परफॉर्म करता है, एंड वो स्पीकर के तौर पर कब काम कर सकता है, एक्ट कब कर सकता है। अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है तो उसकी ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा, डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर का ऑफिस भी वैकेंट है तो प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पीपल में से किसी मेंबर को यह काम सौंप सकता है, किसका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम, लेकिन एक्टिंग, परमानेंट नहीं। एंड ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, the deputy speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the house, or if no such person is present, such other person as may be determined by the house shall act as a speaker। मान लीजिए कि आज लोकसभा की कोई सिटिंग है, स्पीकर एब्सेंट है, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है। अब प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ेगी, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए तो हाउस ऑफ पीपल में से ही मेजॉरिटी के लोग मिलकर, मतलब जितने भी लोग वहां प्रेजेंट होंगे उस वक्त उस सिटिंग में, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर मिलकर लोकसभा में से ही, अपने में से ही किसी एक मेंबर को बना देंगे क्या, उस सिटिंग के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि पहला वाला क्या था, आर्टिकल 95 सबसेक्शन 1, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट वेकेंट है, खाली है, कोई नहीं है, तो वो बात अलग है। यहां पर एब्सेंट है एक पर्टिकुलर सिटिंग के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 96। आर्टिकल नंबर 96 कहता है द स्पीकर or the deputy speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनको हटाने का जो रिजोल्यूशन है वो लोकसभा में प्रोसीडिंग में है तो ये कभी भी लोकसभा की जो प्रोसीडिंग होती है उनमें एज अ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कंसीडर्ड नहीं होंगे। मतलब ये अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट टू स्पीक कर सकते हैं, मगर ये वोट नहीं कर सकते। ये एज अ स्पीकर, एज अ डिप्टी स्पीकर काम नहीं करेंगे जब तक इनकी रिजोल्यूशन, इनकी रिमूवल रिजोल्यूशन आपका प्रोसीडिंग में है लोकसभा में। आर्टिकल नंबर 97 कहती है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये जो राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन होता है हमारे देश का उपराष्ट्रपति, डिप्टी चेयरमैन ठीक उसी तरह लोकसभा में स्पीकर जो कि इस वक्त ओम बिरला है, डिप्टी स्पीकर, इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस, देखिए इन सबकी सैलरी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सबकी सैलरी डिसाइड करता है देश की संसद। ठीक है, बाय लॉ, एंड अंटिल प्रोविजन इज दैट बिहाफ इज सो मेक सच सैलरी एंड द अलाउंसेस आर एज आर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। अगर आप भारत के संविधान का दूसरा शेड्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर सैलरी एंड द अलाउंसेस, जो भी बड़े बड़े पद होते हैं हमारे देश में, उनसे रिलेटेड प्रावधान है। तो याद रखिएगा सैलरी एंड द अलाउंसेस कौन तय करता है, देश की पार्लियामेंट, एज पर आर्टिकल 97 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, उस ट्रिक से आप लोगों को 8 आर्टिकल बड़ी इजीली तैयार हो जाएंगे। देखिए, इससे पहले भी मैं एक वीडियो निकाल चुका हूं आर्टिकल 89 से लेकर आर्टिकल 93 तक का, सॉरी हाँ ठीक है। आज मैं आपको बताता हूं, देखिए कंपैरिजन क्या है। मैंने ऊपर लिखा राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, दूसरी तरफ मैंने लिखा है लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। अगर आप आर्टिकल नंबर 89 पढ़ेंगे तो इसमें क्या प्रोविजन है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। 89 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आएगा 93। जहां 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट गए, 4 आर्टिकल ऐड कर दीजिए, 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ
लोकसभा गए, हाउस ऑफ द पीपल गए। ठीक उसी तरह आर्टिकल 90 क्या कहता है, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। आर्टिकल नंबर 19 ये कहता है कि रेजिग्नेशन एंड द वेकेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। 90 + 4 कर देंगे, आपका आएगा 94। 94 में यह दिया हुआ है कि वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। यहां पर आपको ये याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 90 भी वेकेशन रेजिग्नेशन वाला है, आर्टिकल नंबर 94 भी है, लेकिन आर्टिकल नंबर 19 में सिर्फ डिप्टी चेयरमैन गए, आर्टिकल नंबर 94 में स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों है। आर्टिकल नंबर 91 ये कहता है कि डिप्टी चेयरमैन की पावर क्या होती है और वो कब एज ए चेयरमैन के तौर पर काम करेगा। उसी में 4 और जोड़ दीजिए, 91 + 4 = 95। ये शो करता है कि डिप्टी स्पीकर की पावर क्या होती है और वो एज ए स्पीकर कब काम करता है। आर्टिकल नंबर 92 क्या कहता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जब तक इनको हटाने का रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग में है राज्यसभा में, तब तक ये एज अ प्रिसाइड नहीं कर सकते, मतलब एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इनकी पद है उसका इस्तेमाल ये नहीं कर सकते, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ स्पीकर एंड एज अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। उसी में आप 92 में 4 जोड़ दीजिए, 96। बस कुछ नहीं, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की जगह स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लगा दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों का 8 आर्टिकल इस तरह तैयार हो गया। आर्टिकल 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। ओके, अगला है दोस्तों आर्टिकल नंबर 98, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, हर सदन की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनकी अपनी एक स्पेशल सेक्रेटेरियल स्टाफ होती है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज shall be construed as preventing the creation of post common to both the House of Parliament. Parliament may by law regulate the recruitment and condition of the service of the person appointed to the secretarial staff of the either House of Parliament. राज्यसभा के पास भी ये पावर होती है, लोकसभा के पास भी ये पावर होती है कि ये अपना स्पेशल सेक्रेटेरियल स्टाफ नियुक्त कर सकते हैं। इनकी रिक्रूटमेंट, इनका ऑफिस कंडीशन फॉर द सर्विस ऑफ द पर्सन क्या होगा, ये सदन तय करेगी। ठीक है, और until provision is made by the parliament under clause 2, the president may, after consultation with the speaker of the house of the people or the chairman of the council of state as the case may be, make rules regulating the recruitment and the condition of service of the person appointed to the secretarial staff of the house of the people or the council of state, and any rules so made shall have effect subject to the provision of any law made under the said clause. लेकिन until, जब तक प्रोविजन नहीं बन जाता, until provision is made, मतलब जब तक प्रोविजन नहीं बना था, तब तक भारत का जो राष्ट्रपति है वो स्पीकर ऑफ द हाउस एंड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट से कंसल्ट करके जो भी लोग नियुक्त होते थे सेक्रेटेरियल स्टाफ के तौर पे, उनकी कंडीशन, उनकी सर्विस तय कर सकता था। ठीक है, उनकी सर्विस तय कर सकता था। अभी भी अगर मान लीजिए कि प्रोविजन ना होता तो प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता, सेक्रेटेरियल से रिलेटेड जो भी सेक्रेटेरियल स्टाफ होती है वो आर्टिकल नंबर 98 से डील करती है। अगला है आर्टिकल नंबर 99, बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए लोकसभा में। तो ये जो ओथ और एफर्मेशन होती है, ये जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, ओथ एंड एफर्मेशन आपको भारत के संविधान के 3रे शेड्यूल में मिल जाएगा। और चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, यहाँ के मेंबर
पहले भारत के राष्ट्रपति के सामने ओथ और एफर्मेशन लेते हैं। अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो उसके मतलब अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है तो वो किसी और को अपॉइंट करेगा, उसके सामने ये शपथ लेंगे, उसके बाद ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। बिना शपथ लिए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहलाएंगे। तो ओथ और एफर्मेशन होता है आर्टिकल नंबर 99। और आज की वीडियो का आखिरी आर्टिकल नंबर 100, ये जो वोटिंग होती है हाउस में, ठीक है, पावर ऑफ द हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। देखिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है काउंसिल, मतलब चेयरमैन। भारत की संसद का कोई भी सदन हो, वहां पर फैसला हमेशा मेजॉरिटी से लिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर टाई हो जाए, तब जाकर एक वोट करने का अधिकार होता है, जिसको हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं। एक वोट करने का अधिकार होता है लोकसभा के स्पीकर को, अगर लोकसभा में किसी इस तरह का टाई अप हो जाए। और राज्यसभा में काउंसिल, मतलब चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ये पावर होती है कि उस टाई ब्रेकर को, मतलब जो टाई हो गया है उसको टाई ब्रेक करने के लिए वो एक कास्टिंग वोट कर सकता है, फेवर में, अगेंस्ट में, तब जाकर फैसला ही आगे बढ़ेगा। तो एक बात याद रखिएगा कि इक्वालिटी ऑफ वोट्स के केस में कास्टिंग वोट कास्ट की जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन मेजॉरिटी से ही हमेशा फैसला लिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट में सीटें वैकेंट है, ठीक है, तब भी पार्लियामेंट चलेगी। और मान लीजिए कि कोई ऐसा मेंबर है, ठीक है, जो मतलब मान लीजिए कि डिस्क्वालिफिकेशन की उसकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है, ठीक है, या मान लीजिए उसके पास वोट करने का अधिकार नहीं है, संसद में बैठने का अधिकार नहीं है, फिर भी अगर वो पार्टिसिपेट करता है प्रोसीडिंग में, तो उस पार्टिसिपेशन को रद्द नहीं माना जाएगा, ठीक है। और तीसरा, पार्लियामेंट को चलाने के लिए कोरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। कोरम मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग तभी आगे बढ़ेगी जब 1/10 मेंबर प्रेजेंट हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ है 10% मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी पार्लियामेंट की। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो हाउस को एडजर्न कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं जब तक कि कोरम पूरी तरह फुलफिल ना हो। तो 1/10 मेंबर बहुत जरूरी है अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ानी है तो दोस्तों, ये था आर्टिकल नंबर 94 से लेकर आर्टिकल नंबर 100 तक का सफर। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेल्दी रहे, खुश रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच।